अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एचईसी की इरसिप स्कॉलरशिप पर। अब आप सोच रहे हो कि इरसिप क्या है? इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम ऑफ एचईसी, जो कि पाकिस्तान में जितने भी पीएचडी इनरोल्ड है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आप जा सकते हैं, और फिर इसके लिए आपको कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, और फिर बेंच फ़ी क्या है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इरसिप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर। इरसिप इज इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसके इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। और मैं अगर कहूँ, मैंने खुद स्कॉलरशिप को अवेल किया हुआ है और मेरे नज़दीक ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल करते हुए सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है। रीज़न इज़ दैट कि आप यहाँ पे अपनी जो है जब पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं तो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन कर चुके होते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट में जो है इनिशियल वर्क भी कर चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, या आप समझ लें कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं हम कर पाते, तो उसके लिए जो है एचईसी आपको ये सपोर्ट करती है कि आप 6 मंथ के लिए जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएँ, जो कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की हैं, उसमें आपको जो है वो ये एक फैसिलिटी मिलती है, वहाँ जाके आप अपने रिसर्च का काम कर सकें। तो मेरे नज़दीक जो पाकिस्तानी जो है रिसर्च को अपलिफ्ट करने में और पीएचडी डिग्री को इन्हांस और प्रमोट करने के लिए ये सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है। आप देखते हैं इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें अगर देखें तो आपके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनल या एजे के नेशनल होना जरूरी है, और आप पीएचडी में इनरोल्ड हों, और आपने जो 18 क्रेडिट्स आवर्स ऑफ कोर्स वर्क है वो कंप्लीट किए हों। यानी कहने का मतलब अगर पीएचडी में इनरोल्ड है तो आपने फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के अंदर जो है या 3 सेमेस्टर्स के अंदर जो है अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना है। तो इसकी विंडो क्या है, किस विंडो में पीएचडी में आप ये अप्लाई कर सकते हैं? आपकी पीएचडी को मिनिमम 2 ईयर्स हो और मैक्सिमम 3.5 ईयर हो। यानी कहने का मतलब है 4 सेमेस्टर से लेकर 7 सेमेस्टर के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 1.5 साल आपके पास होगा 4 सेमेस्टर से लेकर जो है वो 7 सेमेस्टर के दरमियान, उसमें आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है? कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया वहाँ का एडमिशन टेस्ट आपका क्लियर हो, या आपके पास जो गैर सब्जेक्टिव टेस्ट है वो क्लियर हो, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और एक थर्ड नंबर पे क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो जरूर अप्रूव हो। टॉपिक या मोस्टली जो पीएचडी में कहते हैं सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होता है, तो बसर से जो है बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च, या हमारे पास जो है डायरेक्टरेट ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च के जो 2 डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से आपकी जो है ये सिनॉप्सिस जो है या आपका टॉपिक जो अप्रूव्ड होना चाहिए, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 3rd सेमेस्टर में हो जाता है जब हम कम्प्रीहेंसिव क्लियर करते हैं। और 4th पॉइंट हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपने जिस भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है वो दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती हो। और कौन सी जो है रैंकिंग को ये फॉलो करते हैं, क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है जो गूगल पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये लिंक भी दिया है, इससे जाके भी आप देख सकते हैं कि टॉप 200 यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन कौन सी हैं, तो उसमें आप जो है इसके लिए जा सकते हैं। फिर अगर इंपॉर्टेंट नोट में देखें तो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट नोट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ आ गई, और वो ऑल डिसिप्लिन, जितने बायोलॉजिकल है, इंजीनियरिंग है, वेटरनरी है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, सोशल, सब के लिए इक्वल है आज के बाद। और एक और बड़ी बात आती है कि एचईसी का कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप लेने जाए तो आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है इसके साथ साथ आप एचईसी का कोई और स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इंडिजिनस स्कॉलरशिप है एचईसी का, तो उसके साथ अगर हम इसको अवेल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जस्ट आपको एनओसी लेनी होगी इंडिजिनस सेक्शन से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। जैसे हम क्लिक करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। आप यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को इस लिंक से क्लिक करें तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 2 सेट बनाने। फर्स्ट सेट में क्या जी, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने अप्लाई करने से पहले जो है जितनी भी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से आपके टॉपिक से और आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो भी सुपरवाइजर होगा उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। ये एक्सेप्टेंस लेटर ही आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होगा। इसी के बेस पे आपकी जो है वो स्कॉलरशिप होगी। अगर आप कोशिश करें कि टॉप 20 टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में लेते हैं तो आपकी जो है स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास सीवी होगी फॉरेन सुपरवाइजर की, फिर आपके पास जो है वो सिनॉप्सिस की अप्रूव्ड कॉपी होगी फ्रॉम बसर, फिर आपके पास जो है थीसिस, पीएचडी थीसिस का जो सिनॉप्सिस है कंप्लीट होना चाहिए, फिर लोकल जो सुपरवाइजर है उसकी जो पीएचडी सुपरवाइजर आपके पास है उसका रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, फिर उसकी सीवी होनी चाहिए, फिर एनओसी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप है तो आपको एचईसी से कंसर्न जो ऑफिस होगा उससे एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने जो है ऑफिस से जो है या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि आप 6 मंथ के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर आपके पास अपनी सीवी होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे इसके साथ जो है अटैच करनी है। फिर आपके पास पासपोर्ट की कॉपीज़ होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे इसके साथ लगानी होगी। और फिर आपके पास ये भी हो कि आपने जो है जो 18 क्रेडिट्स ऑफ कोर्स वर्क है वो आपने कंप्लीट किया हुआ हो। और आखिर पे आपके पास जो एडमिशन लेटर या जो जीआरई का या जो हमारे पास अभी हमने बोला एनटीएस का जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसका रिजल्ट भी होना चाहिए।
एप्लीकेशन सेट 2 में क्या आपने लगाना है, वहाँ पे आपके पास वही एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा उसकी एक कॉपी और करा लें, और उसके बाद वही फॉरेन जो है यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर होगा, सीवी होगी फॉरेन सुपरवाइजर की, ठीक है, उसके बाद पीएचडी थीसिस सिनॉप्सिस होगा, यानी कि वही डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने कॉपी एक एक्स्ट्रा कर लेनी है। और इसमें सिर्फ ये वो डॉक्यूमेंट देने हैं जो कि आप एचईसी में जब इसका आपका मेरिट बनेगा तो वहाँ पे जो कमेटी बैठती है वो इसको देखेगी। बाकी अगर इंपॉर्टेंट नोट्स में देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने जिस सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है उससे पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। यानी कि जब उसको ईमेल लिखें तो ईमेल में जब वो आपको कहे विलिंगनेस शो करे तो पहले ईमेल में आप ये नहीं करना, सेकंड थर्ड जब आपको विलिंगनेस मिल जाए तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एचईसी वो है बेंच फी, उसके लिए उन्होंने एक परफॉर्मा भी क्रिएट कर दिया बेंच फी का, भी आपको शो करता हूँ। तो जो बेंच फी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने उसको एडवांस में लिखना है ताकि आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर दे उसके ऊपर बेंच फी मेंशन होनी चाहिए अगर वो लेना चाह रहा है। बेंच फी से मुराद क्या है, मोस्ट स्टूडेंट ये भी नहीं जानते होंगे। बेंच फी से मुराद है कि जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो रिसर्च के जितने भी खर्चात हैं वो एचईसी सपोर्ट करेगा या वो यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कैसा है। ये देखें बड़ा सिंपल सा फॉर्म है जी, एप्लीकेशन जो फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो यही पूछा गया आपने जो है वो जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, ठीक है, कि आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं, कोर्स वर्क कंप्लीट है, यस, तो आपने तमाम चीज़ों को यस कहना है तो फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। और फिर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने सेट 1 में कहा और सेट 2 में कहा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे ओके करना है कि आपने तमाम ये जो है ना जो इसके साथ अटैच किए ही नहीं किए हैं। फिर उसके बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बताना है, फिर आपने जो कोर्स वर्क किया है एमफिल पे वो भी मेंशन करना है यहाँ पे, और जो पीएचडी में कोर्स वर्क आपने कंप्लीट किया वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है, और ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करनी है। देन 14 नंबर पे आ जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है एनटीएस गैर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वो भी उसके स्कोर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप और ली है तो वो आपने मेंशन करें यहाँ पे। अगर आपके पास जो है डिफरेंट प्राइजेस आपने विन किया तो वो लिखें, टीचिंग एक्सपीरियंस वो लिखें, अगर आपने कहीं ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस आपका है तो वो भी आप लिखें, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का वो भी लिखें यहाँ पे। फिर लोकल जो पीएचडी सुपरवाइजर उसकी डिटेल्स, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और जिस यूनिवर्सिटी में जिस डिपार्टमेंट में आप पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे और भी पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी नाम यहाँ पे डेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर सर्च डिटेल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 38 से लेकर जो आगे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ये एक्चुअली जो कमेटी वहाँ एचईसी में बैठती है, जो क्राइटेरिया सेट करती है कि किसको इन्होंने चूज़ करना है किसको चूज़ नहीं करना, वो इस बेस पे करती है वो। तो आपने अपने सिनॉप्सिस से रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल सच कंडक्टेड इन पाकिस्तान, जो आपने पहले 4 सेमेस्टर में काम किया पाकिस्तान में, बेसिक जो भी होगा 200 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपने ऑब्जेक्टिव प्रपोज करने हैं कि आप जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं रिसीव के लिए तो आप वहाँ पे जाके क्या काम करेंगे। फिर आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने आपको ये कहा कि पाकिस्तान में या हमारी जो फैसिलिटीज़ है यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसको स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन करें ताकि एचईसी यूनिवर्सिटीज़ को कहे कि फ्यूचर में वो एक्सपेरिमेंट या वो टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट आप अपनी यूनिवर्सिटी में लेके आएँ। नेक्स्ट हमारे पास 42 नंबर पे क्या है कि आपके जो लोकल सुपरवाइजर्स का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आपने अपने जो सुपरवाइजर्स से लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 43 पे अगर आ जाए तो हमारे पास आपने बताना है कि पाकिस्तान पे लेते हुए आपको कौन से सर्च की फैसिलिटीज अवेलेबल थी और फॉरेन जाके आपको कौन से जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल हुई। 44 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दिस रिसर्च, इस रिसर्च का क्या फायदा था वहाँ की यूनिवर्सिटी को, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में इसको क्या फायदा होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना होगा। 45 पे आ जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, व्हाट इज द टाइम स्पेन बाय विच अ कंट्री विल स्टार्ट बेनिफिटिंग ऑफ दिस रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है इसका कोई एप्लीकेशन या ये अप्लाइड रिसर्च थी तो उसका क्या बेनिफिट है उस कंट्री को। 46 पे है कि हाउ वुड दिस स्कॉलर कंडक्ट हिज पीएचडी थीसिस रिलेटेड रिसर्च इफ ही डज नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर 6 मंथ रिसर्च अब्रॉड, ये एक नया पॉइंट उन्होंने ऐड किया है। अगर आपको ये रिसर्च की फैसिलिटीज ना मिलती जो फॉरेन कंट्री में 6 मंथ के लिए रिसीव का प्रोग्राम है तो आप पाकिस्तान में कितना टाइम आपको लगता है उसी रिसर्च को कंप्लीट करने में, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपके सुपरवाइजर का नाम यहाँ पे आएगा, उसके सिग्नेचर्स आएंगे। फिर फॉरेन जो विजिट आपने करना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी कौन सा, डिपार्टमेंट कौन सा, सुपरवाइजर कौन सा, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी है, ठीक है, बेंच फी की मोड अगर आपने कही है तो कितनी है वो आपको सारी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जहाँ से आपने जो है उसका एक्सेप्टेंस लेटर लिया है तो उसके 10 जो पब्लिकेशन वो आप यहाँ पे मेंशन करें। अगर एम्प्लॉयड है तो आपको ये एनओसी का लेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्पलेट दी हुई, आप इस तरीके से उससे एनओसी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अंडरटेकिंग देनी है कि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऊपर ऐड कर रहा हूँ ये मेरे माइंड में है और मैं इसको जो विलिंगनेस शो करता हूँ कि मैं स्कॉलरशिप को अवेल करना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास जो परफॉर्मा अवेलेबल है वो है फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर बाय रिसीव्ड बाय फॉरेन सुपरवाइजर। जो आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना याद रखिएगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, सुपरवाइजर का नाम है, फील्ड ऑफ स्टडी है, सुपरवाइजर का फ़ोन नंबर बला सब कुछ होगा, ड्यूरेशन ऑफ सच मंथ है वो आपने मेंशन करनी है। फिर आपका जो काम है जैसे आपने एप्लीकेशन पे लिखा मंथ वाइज लिखें उसको, ठीक है। फिर बेनिफिट क्या है उन तमाम फैसिलिटीज़ को पाकिस्तान में, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये परफॉर्मा भी एचईसी ने बनाया है वो है बेंच फ़ी। 2017 से पहले ये नहीं था, अब ये है। तो बेंच फ़ी के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस जो है ना लेटर के ऊपर लिखवानी है। ओके, अब ये जो है हमारे पास जो है इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या है, जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाती है स्कॉलरशिप के लिए आपका नाम आ जाता है तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एचईसी को देने पड़ेंगे,
ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट्स में है क्या, ये असल में लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्कॉलर जो है उसके दरमियान और एचईसी के दरमियान में होते हैं, ठीक है। तो उसमें वेरी क्लियर मेंशन आपने अपना नाम, अपनी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। और आखिर पे देखें तो हमारे पास आपने अपने सिग्नेचर्स और डिटेल जो भी आपका डिजिग्नेशन, और फिर आपने इसको जो है वो टेस्ट कराना है किसी भी ऑथराइज पर्सन से। ऑथराइज पर्सन कौन सा हो सकता है, ग्रेड 17 से ज़्यादा का एम्प्लॉय हो। फिर आपके 2 विटनेस यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 विटनेस हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रंटियर टू दी हायर एजुकेशन कमीशन, तो फिर आपने ग्रंटियर देना होगा हायर एजुकेशन कमीशन को, जो कि आपके पेरेंट्स में हो सकता है या आपकी फैमिली से हो सकता है, कि आप उसमें ये मेंशन होगा कि ये जो स्कॉलरशिप अवेल करने जा रहा है करके वापस पाकिस्तान में आएगा। तो ग्रंटियर के यहाँ पे जो है सारी डिटेल होगी, फिर उसके लिए भी 2 विटनेस होंगे। तो आप ये तमाम विटनेस जो है आपके सेम रह सकते हैं, विटनेस यही ना करें, इसको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसकी एक स्टैम्प यहाँ पे होगी। और फिर हमारे पास सर्टिफिकेट्स टू फाइनेंशियल जो है सोर्नेस है या श्योरिटी जो गारंटियर बाय गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए याद रखिएगा कि आपका जो गारंटियर है, अगर आप स्कॉलरशिप को अवेल नहीं करते या स्कॉलरशिप आप जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो जो आपका गारंटियर होगा वो फिर पकड़ा जाएगा। तो गारंटियर कौन सा होना चाहिए, ग्रेड 17 का कोई एम्प्लॉई उससे ज़्यादा का एम्प्लॉई होना चाहिए। तो ये उसके लिए डॉक्यूमेंट है। फिर हमारे पास जैसे श्योरिटी बॉन्ड फॉर अंडरटेकिंग स्टडीज ट्रेनिंग अब्रोड, तो जो आपने बाहर काम किया है उसके बारे में एक श्योरिटी बॉन्ड होगा कि आप उसको फिल करके पाकिस्तान वापस ज़रूर आएंगे, उसके भी विटनेस यहाँ पे 2 होंगे। फिर आपने नोटरी पब्लिक से जहाँ जहाँ इसकी नोटरी लिखा वहाँ पे उसकी स्टैम्प करानी होगी। ओके, अगर हम क्लिक करें अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में, तो अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो है तमाम डिटेल अवेलेबल है जो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, या आपको जो अच्छे से स्टाइपेंड देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, जब आप रिकमेंडेशन लेटर के लिए सुपरवाइजर को लिखें, फर्स्ट ईमेल लिखें, उसमें इसका जिक्र जरूर करें, ताकि मोस्टली सुपरवाइजर ये समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप उनसे आके लेना चाह रहे हैं, जबकि उनको बताएं कि हमारे पास इतनी फंडिंग्स अवेलेबल है बेंच फी की मद में, और इतना स्टाइपेंड हमें यूनिवर्सिटी हमारी पाकिस्तान में एचईसी देगी हमें ये, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे तो उनके चांसेस ज़्यादा है आपके स्कॉलरशिप में एक्सेप्टेंस लेटर के। फिर हमारे पास है जी फीडबैक परफॉर्मा। फीडबैक से मुराद क्या है जी, जब आप रिसीव करके पाकिस्तान में वापस आ जाए तो आपने रिपोर्ट करना होगा अपने डिपार्टमेंट को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपने जो है ना वो लिखना पड़ेगा, मैं वापस पाकिस्तान में आ चुका हूँ, और साथ साथ आपको एचईसी को भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे है 1521 के नाम से रिसीव फीडबैक परफॉर्मा अवेलेबल है। अगर हम आ जाएं फैक्ट्स के ऊपर, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इज देयर एनी लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ा करें ताकि आपको पता चले आपकी स्कॉलरशिप किधर जा रही है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स में आ रही हैं। इज देयर एनी लास्ट डेट, इस स्कॉलरशिप की कोई लास्ट डेट नहीं होती, याद रखिएगा। आप कभी भी किसी वक्त इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ मच टाइम एचईसी रिक्वायर फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, कितने दिन एचईसी को लगते हैं आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद। 20 से 25 डेज, एक मंथ के अंदर जो है वहाँ पे जो कमेटी होती है उसको एवेल्युएट करके बता देती है। हाउ सिलेक्शन विल बी मेड, सिलेक्शन कैसे मेड होती है, जो जितने एचईसी ने एक पैनल बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट जो है फॉर्मर वीसी भी हैं और रिसर्चर भी शामिल हैं और इसमें डिफरेंट प्रोफेसर भी शामिल हैं, वो मिल के जो है आपके डिसिप्लिन वाइज, यानी कि अगर बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं तो बायोलॉजिकल साइंसेज के होंगे, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग के होंगे, वो देखते हैं कि आपके सिनॉप्सिस में क्या चीज़ें मेंशन थी, क्या आपका सिनॉप्सिस और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो उनके दरमियान कोई लिंक है या नहीं है, यानी कि आपको फायदा होगा ही नहीं होगा। अगर आप दोनों का लिंक है तो आपकी सिलेक्शन जो है 100% है। Will HSC coordinate visa endorsement process for selected scholars? HSC will only provide award letter, जो award letter आपको HSC देगी उसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा, ठीक है। Will HSC pay visa fee? HSC आपको वीज़ा फ़ी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो HSC आपको पैसे देगा उसी में से आपने वीज़ा फ़ी जो है या हेल्थ इंश्योरेंस उसमें से आपने जो स्टाइपेंड उसमें से आपने यूज़ करना होगा। हाउ फंड विल बी रिलीज, मोस्ट स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमारे फंड्स कैसे रिलीज़ किए जाते हैं। जैसे लिखा है एडवांस स्टाइपेंड एंड टिकट्स जो है वो आपको 2 से 3 वीक्स है, और बेंच फी आपको 4 से 5 वीक्स के अंदर आपको ये देनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात जो वीज़े के बारे में है, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एयर ट्रैवल कास्ट विल बी पेड बाय द ट्रैवल एजेंसी डायरेक्टली। एचईसी देगी, लेकिन किसको देगी, ट्रैवल जो आपका एजेंट होगा जिसने आपको टिकट लगा के दी है, एचईसी के पैनल में बहुत से लोग अवेलेबल हैं, तो उनको डायरेक्ट एचईसी पे करेगी, आपको देने की जरूरत नहीं होगी। क्या है ना, पीएचडी स्टूडेंट्स अवेल स्कॉलरशिप ट्वाइस, नो। अगर आप ये इस स्कॉलरशिप इर्से पे जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है लाइफ में सिर्फ एक बार ही इर्से स्कॉलरशिप मिलेगा, उसी पे आपने सारा इसको अवेल करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ से भी पीएचडी कर रहे हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में से, आप इस स्कॉलरशिप को जरूर अवेल करेंगे, और इतना मुश्किल इसका काम नहीं है। इन तमाम जो है स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके जो श्योरिटी है इसके आपकी सिलेक्शन की, मैं कहता हूँ आउट ऑफ 100 जो 90% होती है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड गुड लक फॉर योर पीएचडी।